एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। ये वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, कौन सी बताऊँ आपको। देख लो जो आपको लगे कि आ, बताना चाहिए, सबसे ज़्यादा डरावनी है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, मेरे को उड़ीसा से भेजी थी मेरे एक व्यूवर ने। जी। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि वो बताते हैं कि उन दिनों उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला। राउरकेला में एक स्टील प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट है शायद। जी। तो उन दिनों जो है गांव में रहते थे और गांव में उनकी एक दुकान थी। अब ये स्टोरी बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जी। ब्लैक मैजिक लोग करते क्यों हैं। सबसे पहले तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना लोग, ये कोई भी आपको अनजान बंदा नहीं करेगा। ये हमेशा आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यही सब करते हैं, क्योंकि वही आपसे जलते हैं। हमेशा वही बंदा करेगा जो आपसे जलेगा। केवल कारण यही होगा, जलन। जलन। और क्या हो सकता है, या तो आपने किसी के साथ बहुत बुरा करा हो तो वो गुस्से में आके करेगा। जलन, बदला। हाँ, कि भाई ये इतना तरक्की क्यों कर गया, ये इतना अच्छा कैसे रह रहे हैं, इतना अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं। चलो, हमारे यहाँ हरियाणा में तो बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जगह जगह गलियों में ऐसे बैठे हुए हैं, 500 हजार हजार रुपए में जो है वो कर देते हैं लोगों के ऊपर। मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं शायद आपको बताया नहीं। अच्छा। तो हमने भी देखा है जगह पर, जैसे चौराहे होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी होती, कई बार देखा है, हम इग्नोर करते हैं जस्ट। और सुना भी है, इसको वो हो गया, इसके साथ ये हो गया, बट कभी आंखों से मैंने नहीं देखा है। देखो, आंखों से चीज़ें, मैं आपको बताऊं, जब मैं इस लाइन में नहीं आया था ना, तब हम भी ये चीज़ें समझ नहीं पाते थे, मैं भी नहीं समझ पाता था। लेकिन अब हज़ारों लोगों के रियल इंसिडेंट्स जब मेरे को पता लग चुके हैं, तो एक पैटर्न समझ में आने लगता है कि जब ये चीज़ें असर करती हैं तो कैसे असर करती हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है तो उसका असर ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे आदमी की आवाज़ में बात करने लग जाओ। औरत है तो आदमी की आवाज़ में बात करेगी, और आदमी है तो औरत की आवाज़ में बात करेगी। जी। तो उससे तो साफ पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक या कुछ ऊपरी चीज़ आ रखी है। लेकिन कई बार ये इतने माइन्यूट लेवल पे असर करती हैं ये चीज़ें कि आपको उनके जो है ना सिम्टम्स पता करने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके सिस्टम्स इतने छोटे भी हो सकते हैं कि रात में आदमी दांत पीस रहा है, ये भी सिम्टम हो सकता है कि आपके अच्छा। ऊपर कुछ करा गया है। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है, लेकिन लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं, ये पक्का है। करने से पहले और करने के बाद में आपकी लाइफ में 100% कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बस आपको ये देखना है कि भाई क्या हुआ है। अगर आपका कोई बच्चा है, कोई वो पहले अच्छे भला खेलता था, ज़्यादा रोता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लगा है, तो ये चांसेस हैं कि उसके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल इफेक्ट आ रहा है, या शायद कुछ हो चुका है उसके साथ में। या कोई बड़ा ही सही, रात में सोते समय पहले दांत नहीं पीसता था, अब दांत पीसने लगा है, तो ये पक्के इस बात के चांसेस सिम्टम्स हैं हैं। कि जी। उसके ऊपर कुछ हो सकता है। घर में आग लग जाना, ये भी मैंने देखा, बहुत सारे केसेस में आग होता है। अब चलो मैं आपको उड़ीसा वाली स्टोरी बताता हूँ, इसमें जी। ये आग वाला सीन भी हुआ था। तो बेसिकली उनके गांव में घर था और उनकी एक दुकान थी। तो दुकान उन्होंने खोली, तो कुछ टाइम बाद उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब अच्छा पैसा कमाने लग गए। अब होता क्या है ना, जब एक बढ़ जाता है पड़ोसी, तो आस पड़ोस के दूसरे लोगों को जलन होने लगती है। तो उनके सामने एक औरत रहा करती थी, विधवा औरत थी वो। तो तब तो इनको पता नहीं था भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो ये जो लड़का था ये बहुत छोटा था उस टाइम पे, ये मेरे ख्याल से 12-13 साल का था। तो वो औरत इनको अपने घर पे इसको अपने घर में बुलाती कि आजा हमारे घर में आके खेल ले। तो ये भी ना समझता। हालांकि इन्होंने जो मुझे बात बताई वो मेरे ख्याल से पूरी नहीं बताई, क्योंकि पब्लिक शेम की वजह से, मतलब ओपनली बता नहीं सकते। तो एक 12-13 साल का लड़का किसी लेडी के पास जा रहा, तो उसका भी मन करता होगा जाने का, है ना। तो वो लेडी उसको अपने पास बुलाती अक्सर और उसको बोलती, और जब भी ये उसके पास जाता ना, वो उसको एक ग्लास में कुछ मीठा शरबत बना के देती और वो पीता और अपने घर पे आ जाता। अब क्या हुआ, जो उनकी दुकान चल रही थी, धीरे धीरे इनके घर में चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसी बीच इनके जो फादर थे, उनकी राउरकेला स्टील प्लांट जो था उसमें जॉब लग गई और वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाने लगे। अब घर पे सिर्फ इनकी मम्मी रहती थी और ये रहता था लड़का। तो ये बताता है कि इसकी मम्मी कई बार जैसे किचन में काम कर रही होती, तो उसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई पीछे उनके खड़ा हुआ है। पीछे मुड़ के देखती तो कोई भी नहीं होता। कई बार उनको जो है
अकेले शाम के टाइम घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगती, जबकि बिल्ली कोई होती नहीं थी घर में। मतलब ये ना सिम्टम्स थे कि अब क्रिया शुरू हो चुकी है, इस तरह के सिम्टम्स होने लगे थे इनके साथ में। फिर एक दिन क्या हुआ, इसके पापा शाम के टाइम पे अपनी बाइक से वहाँ से राउरकेला स्टील प्लांट से आ रहे थे। उड़ीसा में भी बहुत सारे जंगल हैं, तो वो जंगल के रास्ते से ही आ रहे थे। तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, उनको बीच आगे करीब ये बताते हैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, तो उनको एक बकरी का बच्चा खड़ा दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा। तो वहाँ तो सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उन्होंने सोचा यार बकरी का बच्चा कहाँ से आ गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको उठा के अपने साथ ले चलता हूँ, अपने घर पाल लूँगा। तो उन्होंने उसको उठा के अपने गमछे पे पीछे बांध के लटका लिया बाइक पे और आने लगे। लेकिन मुश्किल से ये 10 कदम ही आगे गए होंगे, इन्होंने रियलाइज़ करा कि वो बकरी का बच्चा जो बड़ा होने लगा, उसका वेट बढ़ने लगा, पीछे बंधा हुआ है तो उसी दौरान। हाँ, उसी दौरान। तो ये जो बकरी वाले बच्चे, भेड़ के बच्चे, ये होता क्या है, ये एक प्रॉपर छलावा होता है, स्किन वॉकर। हाँ, स्किन वॉकर भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन स्किन वॉकर थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो छलावा बोलते हैं इसको, पंजाब में इसको लसेड़ा बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो बकरी का बच्चा जब बड़ा होने लगा तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये कैसे बड़ा हो रहा है। इन्होंने एकदम से जो खोल के उसको नीचे पटक के फेंक दिया और वहाँ से अपनी बाइक आगे लेने लग गए, क्योंकि ये भी गाँव के थे, इनको भी समझ थी कि भाई ये कोई कुछ और ही बला है। हाँ, तो ये आगे चलने लगे। लेकिन ये और मुश्किल से 5 कदम आगे आए थे, तो बकरी का बच्चा बड़ा होकर इनके सामने आके खड़ा हो गया रास्ता रोक के। लेकिन उन्होंने बाइक रोकी नहीं, ये उसी के ऊपर से चढ़ाते हुए अपनी बाइक ले गए, घर पे पहुंच गए। अब ये उस दौरान की बात है जब इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये वाला पर्टिकुलर इवेंट उस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ये मुझे पक्का नहीं पता। शायद ये एक रैंडम इवेंट भी हो सकता है कि जंगल में कोई छलावा था और वो इनके पीछे लग गया, इनको आता देख, इनको अपना शिकार बनाने के लिए। या हो सकता है ये ब्लैक मैजिक उस पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो। लेकिन फिर क्या था, इनको ऐसे कुछ दिन बीतते चले गए। जैसे मैंने बताया ना, ये चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियसली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। तो कुछ दिन हफ्ते बीतते गए। इनको एक दिन रात में इनके घर में आग लग गई, जबकि घर में ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिसमें कि स्पार्क लगे या आग लगे। लाइट जला बंद करके सो रहे थे, घर में आग लग गई इनके और बहुत सारा सामान इनका जल के राख हो गया। अब यहाँ तक भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके पापा के शरीर पे फोड़े होने लग गए बड़े बड़े। इनका मुंह फूल गया ऐसे बुरी तरह। तो पहले तो उन्होंने मेडिकल इलाज करवाया उनका, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान डॉक्टर के पास ही जाता है। तो उन्होंने मेडिकल इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इनको किसी ने बताया कि ये डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होने वाले, इनके साथ कोई ऊपरी परेशानी है पक्का। तो इनको किसी ने झारखंड की एक मस्जिद का एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े चीज़ों को उतारा जाता है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इलाज करवाया, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, इस बीच भी ये लड़का उस औरत के घर जाता था, बीच बीच में वहाँ जाता था, पानी वानी वो इसको पीती थी, पिलाती थी पानी, वहाँ समय बिताता था उस औरत के साथ में, विधवा औरत, अकेली औरत के साथ में, और फिर अपने घर पे आ जाता था। फिर कुछ टाइम बाद इसके पिताजी की ऐसी हालत होगी कि वो मरने को हो गए बिल्कुल, कि भाई अब तो यूँ हो गया था कि ये मरेंगे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। फिर इस लड़के की मौसी एक दिन इनके घर आई। उन्होंने इनको एक फीमेल भगत का बताया। फीमेल भगत को क्या बोले, भगतनी, उनका बताया कि भाई आप उनके पास जाओ, वो इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ठीक तो करूंगी, लेकिन मुझे आपके घर पे आना पड़ेगा। तो फिर अपने 3-4 चेलों के साथ इनके घर पे आई एक दिन। तो आई तो उन्होंने सबसे पहले तो पूरे घर को जो है इनको राउंड मारा, मतलब कि चल के घूमी पूरे घर में। फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में जो है बहुत ही बड़े लेवल का जो है ब्लैक मैजिक करा गया है, आपके घर में कुछ चीज़ दबी हुई है, दबा रखी है। फिर उसने पता है क्या किया, फिर उसने अपने मुंह में छिपकली निकाली, अपने झोले से छिपकली निकाली, यूँ दांतों में दबाई। एक हाथ में उसने एक वो ले रखी थी डुगडुगी इस तरीके से, और एक हाथ में डंडा ले रखा था। और ट्रांस स्टेट में, ट्रांस मतलब वो औरत, वो भगतनी उस टाइम पे औरत नहीं रह गई थी, उसने अपने अंदर अपनी किसी देवी देवता को बुलाया होगा,
या किसी भूत को बुलाया होगा, मतलब जिसकी भी मदद से वो ये सब चीज़ पता करना चाह रही थी, उसको बुलाया और फिर वो नाचती हुई उस डंडे को लेके, एक हाथ में डमरू बजा के मुंह में छिपकली, उनके हर एक जगह पे जाने लगी हाथ में डंडा। फिर वो एक कमरे में गई और एक पर्टिकुलर जगह पे उसने डंडे से नीचे जो है वो दबा के इशारा किया कि भाई यहाँ पर खोदो तुम लोग। तो उन्होंने वहाँ पे खोदा तो उनको एक लाल रंग की पोटली मिली, उन्होंने पोटली निकाली। फिर वो दूसरी जगह गई तो जहाँ पे इनकी दुकान थी वहाँ पे उसने इशारा किया तो वहाँ से एक पोटली निकली। फिर पोटली जब ये लेकर आ गए तब वो अंदर, वो जो भगतनी थी वो अंदर ही थी, वो इनके साथ नहीं आई थी बाहर, ये सब बाहर खड़े थे। लेकिन इनके जो वो थे साथी थे, उसके चेले थे, उनको पता था कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने उनसे बोल दिया, जो ये थे लड़का इसके मम्मी पापा से, कि अब वो बाहर आएगी और ये पोटली छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उसके हाथ में पड़नी नहीं चाहिए पोटली। अगर वो उसके हाथ में पड़ गई तो बहुत, वो जो है मर भी सकती है, या तो वो मर सकती है या तुम में से कोई मर सकता है। तो वो छीनने की कोशिश करोगे, हाथ में नहीं पड़ने देंगे। तो उसके बाद फिर वो जो है ना वही डंडा लेकर बाहर आई औरत और देखने लग गई इनको कि वो पोटली कहाँ है। लेकिन वो कई सारे खड़े थे तो एक दूसरे के हाथ में ऐसे छुपाने लग गए। अब ये छुपा तो रहे थे लेकिन इनको उसको पता तो चल ही रहा था कि कहाँ कौन ले रहा, किसके पास। हाँ। तो उसके पास जाती, उनसे पोटली मांगती, वो मना कर तो डंडे मारने लग जाती है उसके बाद। अच्छा। तो 2-3 मिनट तक ऐसे चलता रहा। फिर जब इन्होंने नहीं दी ना तो लास्ट में उसने बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और उस लड़के को मारने के लिए चढ़ गई। लेकिन वो बाई चांस की बात है कि वो साथ में खड़े थे 3-4 इनके चेले, उन्होंने किसी तरह उसको पकड़ लिया। फिर उन्होंने झोले से एक भभूत निकाली और उसके मुंह पे फेंक के मारी। उसके बाद वो औरत शांत हुई। फिर 2-4 मिनट बाद जब वो अपने प्रॉपर होश में आई तो उसने बताया कि मैंने अपने ऊपर जो है एक भूत को बुलाया था ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे दबी हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ों को पता करना इंसानों के बस की बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो पोटलियाँ खोली तो उसके अंदर एक काला कपड़ा था और कुछ लाल रंग की चीज़ें थी, मतलब वही ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें। और देखो मजे की बात, देखो वो चीज़ें इनके घर के अंदर दबी हुई थी, लेकिन वो औरत जिसने ब्लैक मैजिक करा था वो कभी इनके घर के अंदर नहीं आई। वो इनको पानी पिलाती थी और उस लड़के को पानी पिलाती थी और उस पानी के थ्रू ही आत्मा भेजती थी जो कि अंदर उस जमीन के अंदर रहने लग गई थी। मतलब इनडायरेक्टली वो जो पानी पिला रही थी उसके अंदर कुछ था, और वो जब भी अपने घर जाता था तो क्या पता वही करता हो, अपने होश में ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, अगर वो जमीन तोड़ता तो पता भी तो चल जाता हाँ, ना ये बात भी, क्योंकि जमीन तो खुद ही। हाँ, नहीं जमीन नहीं खुदी, वो ये चीजें ना ऐसे ही आती हैं, किसी बहाने से आ जाती हैं। जैसे बहुत सारे केस में ब्लैक मैजिक ऐसे होता है कि किसी को कुछ मीठा खिला दिया, मीठा, तो उस मीठे खिलाने के उस खाने में ही कुछ ऐसा मिला होता है, कोई ऊपरी चीज मिली होती है जो उनके घर तक पहुंच जाती है, फिर सबको परेशान करती। तो वो उस पानी में ही कुछ ऐसा मिलाती थी जो उनके घर में पहुंच गया था और वही चीज उनको परेशान कर रही थी। फिर उस औरत ने, लेकिन इनका एक उसूल होता है इन सब तांत्रिकों का, ज़्यादातर तांत्रिकों का, कि ये कभी भी मतलब हमेशा ये बोलते हैं कि हम तुमको ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन जिसने तुम्हारे ऊपर ये सब करा है, हम या तो तुमको उनका नाम नहीं बताएंगे, या अगर बताएंगे तो तुम उनसे लड़ाई नहीं करनी है जाके। तो उस औरत ने भी इनसे ही बोला कि तुम्हें उस औरत से कोई बात नहीं करनी है। उस भगत ने नहीं बोला इनसे कि जिस उस औरत ने करा था तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी है जाके, लेकिन अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने हवन वगैरह करवाया, घर की शुद्धि करवाई, और उसके बाद जाके फिर जो है इनके साथ में सब कुछ ठीक हुआ। तो ब्लैक मैजिक तो इस लेवल तक का हो सकता है कि एक इस पानी के ऊपर एक और छोटा सा एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरे एक जानने वाले के साथ ही हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था। जी भाई। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं बोलूँगा, बिजनेसमैन का बेटा था उन दिनों, तो बहुत अच्छी रिच फैमिली से थे। तो क्या है, अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी लड़के की। अच्छा सुंदर जवान लड़का था और दिन पर दिन पतला दुबला होने लगा, उल्टियाँ आती, उसको बीमार रहता और कुछ भी खाने का मन नहीं करता, वही टिपिकल ब्लैक मैजिक वाले साइंस। तो ये सब उसके साथ होने लगा। तो उनके घर में एक नौकर था और वो मुस्लिम फैमिली थी जिनके साथ ये हुआ था, और वो जो नौकर था वो हिंदू था। हालांकि रिलीजन का कोई मैटर नहीं है, बस जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। तो एक दिन वो जो नौकर था, वो बाई चांस की बात है कि इनके साथ ही था, जिसके साथ ये हुआ था,
जिस लड़के के ऊपर ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उसने उस लड़के से कहा कि बेटा एक काम करो, मैं तुमको कुछ पीने को देता हूँ। अब वो जो नौकर था उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज थी अच्छी जी। तो उसने एक बड़ी सी बाल्टी ली प्लास्टिक की, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर मुश्किल से 3-4 चीनी के दाने डाले, 3-4 चीनी के दाने। एक बाल्टी पानी में 3-4 चीनी के दानों से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मीठा तो नहीं होगा वो। इसके बाद उसने फिर उस लड़के को पीने को दिया वो पानी। अब वो लड़का बताता है कि जब मैं उस पानी को पी रहा था ना, मुझे वो इतना मीठा लग रहा था और इतना टेस्टी पानी लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्मों जन्मों से प्यासा हूँ। और वो देखते देखते उसने आधी बाल्टी पानी पी गया, वो इतना पानी पी गया वो। अब पानी तो पी गया, अब इतना पानी कहाँ पेट में रुकेगा उसके। फिर हुई उसको उल्टी 5 मिनट बाद। अब जब उल्टी हुई ना तो उसमें से इतना लंबा धागा निकला उसके पेट में से, और उस धागे में बंधे हुए थे दांत, पता नहीं किस चीज के दांत, किसी जानवर के दांत बंधे हुए थे। 3 दांत बचे हुए थे। तो उस बाबा ने बताया, उनका जो नौकर था उसने बताया कि ये टोटल तो तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा गया था 11 दांत बांधे हुए थे, जिनमें से कि 7 तो गल चुके हैं, ये 3 बचे हुए थे। जब ये 3 और गल जाते ना तो खत्म हो जाता। तो इस तरीके से अब सोचने वाली बात है कि जिसने ब्लैक मैजिक करा था उसने उसके पेट के अंदर तो वो डाला नहीं होगा, है ना, उसने तो कुछ उसको खाने की चीजें दी होगी कोई, या जो भी उनकी तरीका रहा होगा ब्लैक मैजिक करने का, लेकिन उसके अंदर वो दांत आ गया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, किसी न किसी बहाने से तरीके से आपके घर में आ जाती हैं और फिर आके अपना कुछ और रूप बना लेती हैं। किसी भी तरीके से आ सकती हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खिला भी सकते हो, आपको पिला भी सकते हैं। और काफ़ी केसेस में तो ऐसा होता है भाई कि आपको खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ोटो देखकर, आपका बाल देखकर भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। बिल्कुल फोटो से ही, फोटो देखकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी भाई। तो इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे बैठे हैं लोग। मैं कहूँगा कि बच सकते हैं, बस आपको सही इंसान के पास जाना पड़ता है। हाँ, सही इंसान के पास जाना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है पहले कि भाई आपके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे यकीन ही नहीं करोगे कि आपके ऊपर कोई पैरानॉर्मल कुछ इफेक्ट आ रहा है, तब आप जाओगे नहीं किसी के पास, आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे। जी भाई। है ना, डॉक्टर, लेकिन फिर डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाएगा ना। डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, सही बात है। अभी ना रिसेंटली हमारे एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें डॉक्टर ही थे, वो डॉक्टर ही आए थे, लोगों ने अभी देखा होगा। डॉक्टर ही आए थे और डॉक्टर ही भूतों की बात कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा, तो वो देखकर मैं थोड़ा शॉक्ड था कि यार ये कैसे, इस साइंस मतलब साइंस पे बिलीव करते हैं, साइंस के थ्रू ये इलाज भी करते हैं, बट हाँ इन चीज़ों में भी मानते हैं, ऐसा है। अच्छा विकास, चलो आपने मेरे को डॉक्टर के बारे में बताया, तो एक डॉक्टर की कहानी मेरे को याद आ गई, आपको स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे डॉक्टर्स भी अब क्या करें, आप डॉक्टर तो हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन भूतों को तो नहीं पता ना कि वो डॉक्टर है क्या है, उनको तो जिसके ऊपर आना है उसके ऊपर आना ही है। खैर वो भूत जो है पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये स्टोरी मेरे को बिहार से मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी, वो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। तो ये 90s की बात है, 92-93 की, जब उन्होंने नई नई अपनी मेडिकल साइंस की डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी। तो बताते कि उन दिनों एक गांव था कोई बिहार में, दूर दराज गाँव, 92s में तो कहाँ बिहार इतना डेवलप हुआ था, तो दूर दराज का कोई पिछड़ा गाँव था। और उन दिनों क्या था, डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे गांव देहात में। तो वो एक गांव के बाहर की तरफ उनका क्लिनिक था, और वहीं पर ही उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहते थे। तो जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी शादी हुई, और जब वो शादी हुई तो वो 15-20 दिन 25 दिन के लिए अपना क्लिनिक बंद करके चले गए, अपने बिजी हो गए थे वो। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत उनका नॉर्मल हुआ तो वो वापस अपना क्लिनिक में आके प्रैक्टिस करने लगे अपनी वाइफ के साथ। उनकी नई नवेली जो वाइफ थी वो भी उनके साथ में आने के रहने लगी। तो एक बार क्या हुआ वो बताते हैं कि सर्दियों का टाइम था, तो रात के 10-10:30 बजे के करीब जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे वो और उनकी वाइफ, तो किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो अब होता क्या था कि वो पहली बार नहीं था कि इनके घर में रात के टाइम पे कोई आया था। गांव में लोग जैसे रात में किसी की तबीयत खराब होती थी
या कोई बीमार पड़ जाता था, कोई इमरजेंसी आती थी, तो अक्सर लोग जो है रात के टाइम पे भी आ जाते थे इनके पास में। लेकिन वो पहले की बात अलग थी, पहले ये सिंगल थे, अब इनकी वाइफ भी आ गई थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी गाँव की, और उसने चेहरे पे इतना घूंघट कर रखा था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था औरत का। तो उसने उस औरत से पूछा कि जी क्या काम है आपको, आप किस लिए आई हैं मेरे पास में। तो वो औरत बोली कि मेरे जो ससुर हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे साथ चल पड़ो और आप कुछ उनको देख लो, दवाई वगैरह दे दो। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकते आपके साथ पास में, रात बहुत हो चुकी है और मेरी वाइफ घर पे अकेली है, मैं आपके पास में नहीं आ रहा, आप कल सुबह आ जाना मेरे पास में, तब मैं आपके पास में चल पड़ूंगा। लेकिन वो औरत इंसिस्ट करती रही कि नहीं, मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप नहीं आओगे तो वो उनको कुछ भी हो सकता है, नहीं आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। तो फिर इन डॉक्टर ने भी सोचा कि यार अब ये इतना बोल ही रही है और आसपास कोई और दूसरा डॉक्टर हॉस्पिटल भी नहीं है, तो चलो मैं ही चल पड़ता हूँ इसके साथ में। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम अंदर से बंद कर लो दरवाज़ा, और फिर वो अपना जो डॉक्टर का बैग था दवाइयों वगैरह का वो लेके, और बाहर इनकी साइकिल खड़ी थी, साइकिल लेकर उस औरत के साथ में चल पड़े। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 सर्दियों का टाइम था, और गांव के इलाकों में तो इस टाइम पे कोई भी नहीं होता बाहर, तो रास्ता बिल्कुल सुनसान, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ चांद की रोशनी। तो अब वो औरत भी साथ में थी, तो ये साइकिल पे बैठे नहीं, ये साइकिल बस हाथ से पकड़ के उसके साथ साथ चलते रहे। वो औरत थोड़ा इनसे आगे थी और ये पीछे पीछे अपने साइकिल से चलते रहे। लेकिन रास्ते में जाते वो औरत इनसे बात नहीं कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई शायद शर्मा रही हो, गाँव की औरतें थोड़ा शर्माती हैं, तो उन्होंने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस आगे आगे चलते रहे। लेकिन इन्होंने उससे पूछा कि भाई आपके हस्बैंड, उसका ससुर का क्या नाम है। तो उसने बताया कि मेरे ससुर का ये नाम है, और उसने अपने गांव का नाम भी बताया कि हम उस गांव में रहते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसका अच्छा चलो ठीक है। इनको पता था वो गांव कौन सा, ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 20-1 मिनट का रास्ता था वहाँ से। अब जब वो गांव पहुँचने वाले थे ना, तो जैसे ये जस्ट गांव है, मुश्किल से 50 कदम आगे, तो उससे पहले जो रास्ता था, जिस रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता ऐसे 2 तरह से कटता था यूं करके, और जो ये वाला रास्ता था, ये रास्ता भरा था पूरा पेड़ों से, जिसपे कि कीचड़ वीचड़ हमेशा रहता था, ये बताते हैं। और ये वाला जो रास्ता था, ये था बिल्कुल साफ। और ये जो रास्ता था, जो कीचड़ वाला पेड़ों का था, इसमें गांव के लोग ये भी बताते थे कि ये भूतिया रास्ता है, यहाँ पे जो है ऊपरी चीज़ें रहती हैं, इसलिए रात में सब उस रास्ते से जाना अवॉइड करते थे। अब हुआ क्या, जब ये उस जगह पे पहुंचे तो वो औरत इनको उस रास्ते से जाने के लिए बोलने लगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, उस रास्ते में तो कीचड़ है, मेरी साइकिल फिसल जाएगी, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो औरत बोली नहीं, आप मेरे साथ चलो, इसी रास्ते से जाना है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचे। वो बोलने लगी, तो इन्होंने सोचा कि चल यार ये बोल रही तो मैं इसके साथ चल पड़ता हूँ यहाँ से। लेकिन वो कहते हैं कि यही मौके होते हैं जब हमारे जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो काम आते हैं। तो हुआ ऐसा, जैसे ही इन्होंने कदम बढ़ाया, इनकी साइकिल धंस गई वहाँ पे उसमें कीचड़ में। तो पहले तो इन्होंने सोचा था कि मैं चल पड़ता हूँ, लेकिन जब इनकी साइकिल धंसी, इनका पैर फिसला, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा इस रास्ते से, मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। तो वो औरत वहीं खड़ी हो गई। तो ये साइकिल लेकर अपने चलने लगे आगे। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उस औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया बहुत ज़ोर से। ये बोलते हैं ऐसी मर्दाना ताकत थी उसके अंदर, उसने ज़ोर से हाथ पकड़ लिया। और उसी टाइम उसने अपना उसका घूंघट हटा चेहरे के सामने से, तो उसने देखा उसको औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। तो नेचुरल सी बात है, तो इनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई, देख के बुरी तरह डर गए। इन्होंने अपनी साइकिल वाइकिल वहीं फेंकी और किसी तरह उस औरत से हाथ छुड़ा के अपने चिल्लाते हुए, सामने ही गाँव था, वहाँ तक पहुँचे। अब इनको ये भी इसके ससुर का नाम भी पूछ लिया था। तो ये आगे चिल्लाते हुए गली में जाने लगे। तो सर्दियों का टाइम था, इसलिए लोग बाहर तो नहीं सो रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ सुन के जल्दी से लोग उठ के आए। आसपास इनसे पूछा, अब ये डॉक्टर इलाके में एक ही थे, तो गांव के भी सब लोग इनको जानते थे कि भाई ये तो डॉक्टर साहब हैं। तो आसपास के मोहल्ले के लोग आए, इनसे पूछा, अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया, आप इतनी देर रात यहाँ पे कैसे चिल्ला रहे हो। तो इन्होंने पूरी बात बताई कि भाई मेरे को तो उस आदमी के घर जाना है और उसकी बहू मेरे को बुलाने आई थी, लेकिन वो तो मैंने देखा वो तो कुछ और ही बन गई थी। तो फिर जब इन्होंने बताया, उसकी बहू का नाम लिया, तो गांव वाले समझ गए पूरी बात कि क्या हुआ है उनके साथ में। फिर ये उनको लेकर गए, किसी तरह अंदर कमरे में लेकर गए और इनको थोड़ा नॉर्मल किया। फिर गांव वाले ने उनको पूरी बात बताई कि असल में हुआ क्या होगा इनके साथ में। उन्होंने बताया कि वो जो औरत थी
वो प्रेग्नेंट थी कुछ दिनों पहले, और वो अपने घर में अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका जो हस्बैंड था वो बाहर कहीं जॉब करता था, तो घर में सिर्फ उसका हस्बैंड और वो औरत थी, और वो प्रेग्नेंट थी। तो उस रात उसको, एक रात उसको लेबर पेन उठा, तो लेबर पेन में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उसके जो ससुर थे वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, मतलब कि आपको बुलाने के लिए आपके घर गए, लेकिन आप अपने घर पे नहीं थे, आप अपने शादी में गए हुए थे, तो आप मिले नहीं। और आप मिले नहीं तो वो औरत जो है डिलीवरी नहीं कर सकी, और डिलीवरी के दौरान ही उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। और शायद इस वजह से वो आपको अपना दुश्मन समझ रही है, और इसीलिए वो आपके घर में आई थी आपको लेने के लिए, शायद आपसे अपना बदला लेने के लिए। तो तब उनको ये पूरी बात समझ में आई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, और डॉक्टर होने के बाद तब उनको यकीन हुआ कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो कहने का मतलब है ना कि जब तक हमारे खुद के साथ नहीं होता हमें यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों का। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार ये तो फिल्मों में, कहानियों में है ना, कि उसके साथ हो गया होगा, ऐसा ऐसा नॉर्मल भ्रम होगा। हाँ। लेकिन जब चीज़ें होती हैं खुद के साथ में तब पता चलता है कि हाँ ये मतलब कितना डरावना होता है। जिसके साथ में हो सा जो डर फील करता है वही बता सकता है कि कितना क्या डर होता है वो। और आई थिंक वो एक्सपीरियंस ना वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो उस रात के बाद वो कभी गए भी नहीं होंगे रात में किसी के साथ में रात में कोई जेन्युइन बंदा भी उनके पास में आया होगा बुलाने के लिए कि भाई आप हमारे साथ चलो। मुझे नहीं लगता वो उसके साथ बाद में गए भी होंगे किसी के साथ में, क्योंकि वो एक ऐसा डर बैठ जाता है दिल में। अच्छा भाई, इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के बीच में, इन्हीं सब स्टोरीज के बीच में आपके साथ पर्सनली कभी कुछ हुआ है? देखो विकास, मैं सच बताऊं तो मेरे साथ हुआ है, बहुत बड़े लेवल तक हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। अभी पिछले 1-2 साल की बातें हैं तो मैं पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरे साथ बचपन में मेरे साथ हुआ था, जब मैं शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ता था। तो तब तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अब जब मेरे को इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज हो गई है तो अब समझ में आता है कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ होगा। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों जो है हम नोएडा में रहा करते थे, और हम एक नए फ्लैट में गए थे। तो जब हम उस फ्लैट में गए तो हमने केबल लगवा रखा था, उन दिनों तो केबल चलता था, और केबल पे रात में हर रात नई नई मूवीज़ लगाता था हमारा केबल वाला। तो मेरी आदत थी रात रात में जागने की, और जो हमारे टीवी रखा था वो एक सेपरेट रूम में रखा हुआ था, जबकि हम जिस कमरे में सोते थे वो एक अलग कमरा था। तो मैं अकेला उस कमरे में बैठ के टीवी देखा करता, रात में नई नई मूवीज़ देखता था। तो होता ये कि शुरू के 2-3 दिन बाद ही, उस घर में शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद ही रात में पायल बजने की आवाज़ आती, घर में जो आंगन होता है, हॉल होता है, उससे। अब 1-2 दिन तो मैंने इग्नोर किया ये सोच के कि भाई शायद आसपास किसी औरत की आवाज़ आती है होगी, या हो सकता है मेरी मम्मी उठी हो बाथरूम जाने के लिए, उनकी पायल की आवाज़ आती हो। लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि यार ये तो किसी भी टाइम आवाज़, ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि ज़्यादातर बोलते हैं कि रात के 3 बजे होती हैं। हाँ, 3 बजे नहीं, रात के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम आवाज़ आने लग जाती पायल की, बिल्कुल क्लियर आवाज़, जैसे कि आपके साथ में कोई औरत चल रही है या घुंघरू से बज रहे हैं, इस टाइप की आवाज़। तो हम जितना भी टाइम रहे, हालांकि कुछ दिखा नहीं वहाँ पे, कभी कोई ऐसी भूत आत्मा औरत दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज़ ज़रूर आती थी, बहुत ही क्लियर आवाज़। बाकी कुछ टाइम बाद जो है हम वहाँ पे 5-6 महीने रहे। ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ में उस फ्लैट में कुछ बुरा हुआ था, हमने कई चीज़ें नई भी खरीदी थी, मेरे पापा ने नई साइकिल दी थी हमें, एक स्कूटर भी हमने नया खरीदा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम 6-7 महीने रहे थे वो थोड़ा फ्लैट ऊपर था, किराए पे थे हम, तो कुछ टाइम बाद हमने चेंज कर लिया था वो फ्लैट, मतलब तीसरी मंजिल पे था, आने जाने में दिक्कत होती थी, लिफ्ट भी नहीं थी, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे वहाँ पे, हमने चेंज कर लिया था। लेकिन वो आवाज़ ज़रूर आती थी मेरे को, और मज़े की बात देखो, वो आवाज़ सिर्फ मेरे को आती थी घर में, और किसी को नहीं आती थी, मेरी बहन को नहीं आती थी, मम्मी को नहीं आती थी, पापा को नहीं आती थी। आपने कभी ट्राई किया कि जिस दौरान आपको आ रही है उसी सेम टाइम पे आपने किसी से पूछा भाई तेरे को भी आ रही है? नहीं, बाकी तो सब सो रहे होते थे ना उस टाइम पे, रात में आती थी आवाज़ तो सब सो रहे होते थे। लेकिन जैसे हॉल से आती थी आवाज़ तो मैं जाके देखता भी था हॉल में कि यार कहाँ से आ रही है आवाज़। और वो पता धोखा नहीं था कानों का, ऐसा नहीं है कि मुझे धोखा होता हो, बिल्कुल पास से आवाज़ आती लगती थी। तो
उसके बाद तो फिर आवाज़ आने के बाद तो मैं भी अपना टीवी बंद करके सोने चले जाता था, क्योंकि डर जाते थे, मैं भी छोटा ही था उस टाइम पे। तो 6-7 महीने रहे। फिर हमारे बाद में जो फैमिली आई ना हमारे, उनको भी वो आवाज़ सुनाई देती, लेकिन उनको सबको सुनाई देती थी, उनके पूरे परिवार में। पहले तो हमारी फैमिली तो सिर्फ मेरे को सुनाई देती थी। मुझे लगता है मेरे को सिर्फ इसलिए सुनाई देती थी कि बाकी के सब लोग सो रहे होते थे, अगर वो जग रहे होते तो शायद उनको भी सुनाई देती। लेकिन बाद में जो फैमिली आई वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, 6-7 मेंबर्स थे उनके परिवार में, तो उनमें तो सभी को वो आवाज़ सुनाई देती थी। फिर मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन शायद उन्होंने किसी बाबा वाबा से किसी से कुछ पूछा भी था, तो पता चला था कि वहाँ पे 4-5 औरतों की आत्माएं हैं, जो कि ना सिर्फ उस फ्लैट में बल्कि जो सामने वाला फ्लैट था उसमें भी वो भटकती थी। लेकिन सामने वालों ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं कि उनको आवाज़ सुनाई देती, लेकिन आई एम श्योर उनको भी सुनाई देती होंगी जब ऐसा था तो इग्नोर करते हैं जस्ट, हाँ मानते नहीं है कि हाँ होगा। हाँ, तब तक नहीं मानते जब तक कुछ बुरा नहीं होता। इसके अलावा भाई मैंने ना बहुत सुना है डंकिनी के बारे में, डायन के बारे में, चुड़ैल के बारे में, इन सब से रिलेटेड आपके पास कोई इंसिडेंट आया है कभी? देखो, डायन की तो मैंने एक स्टोरी बताई जो आपको पहले, वो जीप वाली स्टोरी थी। वो औरत एक डायन थी। मतलब डायन क्या होता है ना, डायन एक मरी हुई औरत नहीं होती, जैसे चुड़ैल तो होती है, कोई औरत बहुत दर्द में मरी हो, तड़प के मरी हो, डिलीवरी देते हुए मरी हो, तो बताते हैं कि ऐसी औरत जो है वो चुड़ैल बन जाती है। मतलब कि चुड़ैल मतलब एक मरी हुई औरत की आत्मा। लेकिन जो डायन होती है वो मरी हुई नहीं होती, वो एक जिंदा औरत होती है जो कि काला जादू, भूत प्रेत, ये सब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। उस औरत को हम डायन बोल देते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी वाली जो औरत थी वो तो मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा औरत थी, तो वो डायन थी औरत अक्सर। और मैं आपको 2 स्टोरी सुनाता हूँ, एक मैं डाकिनी की स्टोरी सुनाता हूँ और एक मैं आपको जिन की स्टोरी सुनाता हूँ, फीमेल जिन की स्टोरी। फीमेल जिन की मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, जिनमें से एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ जो कि अभी कुछ ही महीने पहले मेरे को भेजी थी। तो यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा करके। अब जैसे ब्रह्म राक्षस होता है ना, ब्रह्म राक्षस आपको हमेशा हिंदू कल्चर में मिलेगा, हिंदुओं में, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा है, तो मुस्लिम क्रिश्चियंस में तो हो नहीं सकता। उसी तरह जो जिन होते हैं ना, जिन भी आपको मुस्लिम कल्चर में ही मिलेगा, जिन हिंदू कल्चर में नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन भी मुसलमानों की तरह मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए जिन के जो भी केसेस होते हैं 90% केसेस मुस्लिम्स के साथ ही होते हैं। तो ये भी एक मुस्लिम फैमिली थी। तो हुआ ये था कि उस परिवार में एक लड़का रहता था, उसका बड़ा भाई था और उसकी माँ थी लड़के की। उसका जो बड़ा भाई था उसकी नई नई शादी हुई थी उन दिनों पे, और उसकी शादी जिस लड़की से हुई उसकी कोई रिश्तेदार थी जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी थी। तो शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके घर में। कुछ टाइम बाद उनका प्लान था कि जो छोटा वाला लड़का है कुंवारा, उसकी भी शादी कर देंगे। अब एक बार ऐसा हुआ कि इनके गांव से कोई बारात जा रही थी किसी दूसरी जगह पे, तो वो लड़का, मतलब इनका जो देवर था, वो उस बारात में गया हुआ था। और बारात से वापस आते हुए इनकी बस एक जगह पे रुकी, इनको प्यास व्यास लगी होगी बारातियों को, तो एक जगह कुआं था, तो वो वहाँ पे इन्होंने बस रोक ली। तो कुछ देर सारे बाराती उतरे और पानी वानी पिया और फिर आके बैठ गए। अब तुक्के की बात ये थी कि वो जो कुआं था वहाँ पे एक फीमेल जिन रहा करती थी, और ये जो लड़का था, जो कुंवारा लड़का था, जवान लड़का था, हट्टा कट्टा था, लंबा सुंदर लड़का था, तो वो किसी तरह इसके ऊपर जो है अट्रैक्ट हो गई, इस लड़के के ऊपर, और इसके साथ लग के इसके घर तक पहुंच गई। अब घर पे पहुंच गई तो अब वो चाहती ये थी, वो इस लड़के से शादी करना चाहती थी, जो जिस लड़के के साथ में लगी थी। तो 2-4 दिन बाद वो इसी के ऊपर आई, लड़के के ऊपर आई, और इसकी माँ से बोली कि उसने बताया इनको कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप जो हैं मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हम एक जिन से कैसे शादी के लिए तैयार हो जाए। उसकी माँ ने मना कर दिया। वो बोली ठीक है। फिर 2-4 दिन हुए, उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ बुरा नहीं करा। फिर 2-4 दिन बाद वो फिर से आई उसके ऊपर। फिर से उसने बोला कि आज मैं एक और बार आपसे पास आ रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मार कर अभी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मैं आपसे आपका बेटा छीनना नहीं चाहती, इसलिए आप राजी राजी तैयार हो जाओ इसकी शादी मेरे साथ करने के लिए। लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ,
फिर एक रात ये सब लोग सो रहे थे अपने घर में, लेकिन जब सुबह इनकी आंख खुली ना तो इन्होंने देखा कि इनके बेड किसी जंगल में लगे पड़े हैं। मतलब जब आंख खुली तो देखा कि जंगल में है। अब ये किसी तरह फिर वहां से अपने घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो वो जिन फिर से इसके उस लड़के के ऊपर आई और उसने बोला कि आज जो मैंने तुमको दिखाया है ये तो एक छोटा सा नमूना है, हो सकता है अगली बार तुम्हारी आंख ऊपर आसमान में खुले, अब आसमान से गिरोगे तो कहाँ जाओगे फिर, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मान जाओ और मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मानी, उसकी माँ, लड़के की माँ फिर भी नहीं मानी कि नहीं। और वो कहीं इलाज भी नहीं करवा रही थी उस दौरान? ना, इलाज का तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया कि इलाज करवाया नहीं करवाया, इसलिए मैं नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन जो है वो फिर भी नहीं माने कि नहीं शादी नहीं करवाओगे हम। तो फिर क्या हुआ, जो बड़ा भाई था उस लड़के का वो ट्रक ड्राइवर था। तो कुछ दिन बाद एक दिन ट्रक चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई लड़के की। तो मौत होने के कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा रोना धोना खत्म हुआ, नॉर्मल हुआ घर, तो वो फिर से उस लड़के के ऊपर आई। फिर उसकी माँ से बोला कि तेरे को मिल गया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा, अभी तो तेरा एक ही लड़का गया है, एक ही लड़का खोया है तूने, अगर अब भी तू नहीं मानी तो तू अपना दूसरा लड़का भी खो देगी। तो अब वो फिर जो है औरत, उसकी माँ लड़के की, वो शादी तैयार हो गई कि ठीक है मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खोना चाहती, तू मेरे लड़के को कुछ मत करियो, तेरे को जो करना है तुम लोग शादी कर लो। अब जैसे हमारे यहाँ तो होते हैं फेरे वेरे होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम में तो सामने बिठा के कबूले कबूले उन्होंने करवाया, अपना दोनों को मियाँ बीवी बना दिया और उनकी शादी हो गई। अब शादी हुई तो वो एक अलग कमरे में रहने लगा अपना लड़का, लेकिन उसने ये फीमेल जिन्नेन से ये बोला था कि ये बात कभी किसी को मत बताना कि भाई ये लड़के ने कि मेरी शादी इससे हो रखी है किसी जिन से। उन्होंने शादी की कैसे, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। उन्होंने इस डिटेल्स मेरे को नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था इन दोनों की शादी हो गई। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आपस में ही बैठ के ये कबूल कर लिया होगा एक दूसरे को, जैसे हमारे होता है ना प्रॉपर प्रोसीजर होता है, रिचुअल होता है। किसी को नहीं बुलाया होगा। हाँ, मतलब घर में ही उन दोनों ने आपस में बैठ के कि भाई ठीक है मैं तुमको अपनी बीवी कबूल करता हूँ, उसने बोल दिया होगा मैं तुमको अपना शौहर कबूल करती हूँ, और इस तरीके से उनकी शादी हो गई होगी। तो उसके बाद में फिर वो रहने लगे। अब इनकी फैमिली में तो ये पता थी कि भी इसकी माँ को, लड़के को पता थी कि इसकी शादी हो गई है जीन के साथ, लेकिन आस पड़ोस के मोहल्ले रिश्तेदारों को तो किसी को नहीं पता थी। तो सब के सब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इनसे बोलते कि भाई तुम्हारा लड़का जवान हो रहा है। अब एक ही लड़का बचा था इसके पास में, कोई दूसरा लड़का भी नहीं था, और जो पहले वाला लड़का था उसकी सिर्फ एक लड़की थी, उसका बेटा भी नहीं था कोई। तो सब बोलते कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी उम्र ढलने लगी है, उसका बुढ़ापा आने लगा, बाद में रिश्ता भी नहीं मिलेगा और कोई है भी नहीं आगे तुम्हारा जो है परिवार चलाने वाला, तो शादी क्यों नहीं करते। लेकिन शादी कैसे करते, क्योंकि जिन से शादी कर रखी थी। तो फिर इसकी माँ ने, अब ये बताते हैं कि वो फीमेल जिन जब भी आती थी वो उस लड़के की बॉडी पर ही आती थी। तो इन्होंने उसको बुलाया तो वो उस लड़के की बॉडी में आई। तो इसकी माँ ने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें जो है दुनिया भर के लोग ताने देते हैं, सब तरह तरह की बातें करते हैं, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, आप हमारी इसकी शादी किसी इंसान से करने दो, ठीक है। लेकिन उससे शादी होने के बाद भी ये आपके साथ भी पति रहेगा, एक दिन आपके साथ रहेगा, एक दिन उसके साथ रहेगा, इस तरीके से आप मान जाओ। तो वो जिन तैयार हो गई शादी कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम्हें परेशानी होती है तो तुम इसकी शादी कर दो। तो उन्होंने एक औरत से, एक इंसान से मतलब कि शादी कर दी उसकी, और फिर सब ठीक ठाक चलता रहा। वो जिन थी, उसके साथ जिस कमरे में जिन रहती थी उस कमरे में किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, सिर्फ इसके पति की जिसकी शादी हुई थी और उस बड़े भाई की बेटी की। उसकी भी मेरे ख्याल से एंट्री इसने इसलिए अलाउड कर रखी थी क्योंकि एक अच्छी जिन थी, तो इसको शायद इस बात का एक वो था, गिल्ट था कि इसने उसके बाप को मार दिया था ट्रक एक्सीडेंट में, तो इसलिए उसकी एंट्री अलाउड करती थी। और ये बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह पालती थी, वो जिन उस लड़की को अपनी बेटी की तरह उसने पाला। और कुछ टाइम बाद उसके भी खुद के 2 बच्चे हुए उस लड़के के साथ में, उस जिन के। तो वो ऐसा, और जो उसकी दूसरी बीवी थी ना वो भी नहीं जाती थी उस कमरे में जिस कमरे में वो जिन रहती थी। तो एक रात वो उसके साथ बिताता, एक रात वो उसके साथ बिताता, इकट्ठा नहीं होते थे कभी भी। तो ऐसा चलता रहा। और ये बताते हैं कि पहले तो बहुत गरीब परिवार से थे वो लोग, लेकिन आज की डेट में उनके पास
करोड़पति बन चुके हैं, बहुत पैसा आ चुका है उनके पास में, जो कि नेचुरली आना ही था। जिन तो पैसा देते ही हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो ये था वो केस। हालांकि ये एक जिन की स्टोरी थी, लेकिन एक अच्छे जिन की स्टोरी थी, ये बुरा जिन नहीं था। बुरा जिन तो बहुत बुरा भी कर सकता है, ऐसे भी स्टोरीज हैं, लेकिन ये अच्छी स्टोरी थी। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो है ना, अट्रैक्शन, शादी वादी, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, भूत जिन, इन सब चीज़ों में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये वाली फीलिंग्स होती हैं इन सब चीज़ों में भी। ये लोग भी रिलेशंस को निभाना जानते हैं। हाँ, ये रिलेशंस बनाना चाहते हैं और उनको फिर करते भी हैं, आगे जानते हैं। हम इंसानों से ज़्यादा जो लॉयल्टी होती है रिलेशंस में, वो ये रखते हैं। हाँ, सही बात है आपकी। इसके अलावा भाई, हाँ, हम डंकिनी वाली स्टोरी पर थे। डंकिनी, डाकिनी। हाँ जी, डाकिनी की स्टोरी भी मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी, जिन्होंने मुझे वो ब्रह्म राक्षस वाली स्टोरी भेजी थी, उन्होंने मुझे डाकिनी वाली स्टोरी भी भेजी थी। मेरे एक व्यूअर हैं अभिनव पांडे। ये वाली स्टोरी है तो इंटरेस्टिंग, आई मीन सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मौतें हुई थी। डाकिनी बेसिकली क्या है, क्या बताऊँ मैं। डाकिनी, कुछ लोग बताते हैं कि चुड़ैल का बहुत बड़ा रूप होती है डाकिनी। कुछ लोग बताते हैं कि माता काली की सेविकाएं होती हैं, तो अगर काली माता की सिद्धि करनी होती है तो उससे पहले डाकिनी की सिद्धि करी जाती है, जिससे कि माता काली की सिद्धि करनी आसान हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली एक लड़का था, 11th-12th क्लास में पढ़ा करता था यूपी में। तो वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था, पैरानॉर्मल, पंडित फैमिली से था, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। वही नहीं, उसकी फैमिली भी नहीं माना करती थी, पूजा पाठ वगैरह उनके घर में कुछ भी नहीं होता था। तो एक बार मतलब अचानक से क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पापा अच्छा कमा रहे थे, उसका एक छोटा भाई था, मम्मी थे, सब अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनके घर में सब बीमार पड़ने लगे। एक बंदा बीमार होता, 4-5 दिन बीमार रहता, दवाई ववाई खाता, ठीक हो जाता, फिर दूसरा बंदा बीमार हो जाता। मतलब कि सब बीमार पड़ रहे थे एक एक करके, लेकिन बीमारी तक भी सब कुछ ठीक था। फिर क्या हुआ, फिर होने लगी मौतें घर में। सबसे पहले इसकी माँ की मौत हुई, इस लड़के की। फिर उसके 15-20 दिन बाद इसके पिताजी की मौत हुई। फिर इसके छोटे भाई की मौत हो गई। मतलब कि 4 ही लोग थे घर पे, जिनमें से 3 मर गए थे। अब ये अकेला लड़का बचा था घर में। तो अब अकेला तो कैसे रहे, 11-12 साल का लड़का। तो इसके जो बड़े पापा थे, इनके ताऊजी, वो उस लड़के को अपने घर ले गए कि भाई चल, तो अब हमारे साथ चल। तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सबको ये लग रहा था भाई बीमारी से मौत हो गई, सब नेचुरल डेथ हो गई है सबके। लेकिन लड़के को तो पता था, लड़के को पता था क्या हुआ था, उसने बताया नहीं किसी को। अब हुआ ये कि ने उस अपने बड़े पापा के घर में जाने के बाद में कुछ दिन तो ये ठीक रहा, और मेरे ख्याल से इसकी जान भी उस टाइम पे इसलिए बच गई थी कि वो अपने वहाँ पे चला गया। अगर ये उसी घर में रहता तो शायद ये भी नहीं बच पाता। लेकिन वहाँ पे ये मरा नहीं, वहाँ पे जाने से जिंदा बचा रहा। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसकी भी तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे, ये भी सूखने लगा बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर पे एक बाबा आए बाहर, एक फ़कीर बाबा आए। तो उन्होंने इनको बुलाया घर पे, तो ये लड़का भी उनसे मिलने गया। तो उन्होंने इस लड़के से कहा कि बेटा आप एक काम करो, मैं तुमको एक चीज़ देता हूँ, ये चीज़ रखो तुम। एक झोला सा दिया, एक मतलब उसमें कपड़े में लपेट के कुछ इसको दिया लड़के को। कह रहा है कि ये चीज़ आप तुम अपने घर में रख लो। उसने ले ली, लड़के ने ले ली और अपने घर के अंदर आ गया। अब घर के अंदर आया, इसने वो कपड़ा हटा के देखा तो उसके अंदर एक पंचमुखी रुद्राक्षी माला थी, एक सुंदरकांड की किताब थी, बजरंग बाण की किताब थी, और इन चीज़ों को कैसे फॉलो करना है उसके प्रॉपर जो है वो थे, रूल्स थे, नियम थे सारे। तो जब उसने देखा कि भाई ये सब कुछ है इस कपड़े के अंदर, तो फिर से भाग के गया लड़का बाहर देखने के लिए, भाई कौन है बाबा, उनसे बात तो करूं कि भाई आपने किस लिए दिया है मेरे को। लेकिन तब तक वो बाबा उस लंबी सी गली में से गायब हो चुके थे। तो फिर ये आया, उस दिन के बाद से इसने जो जैसे भी नियम लिखे हुए थे उस नियमित रूप से वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। पहले नहीं मानता था ये बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को, लेकिन बाद में इसने वो शुरू कर दिया करना, पूजा पाठ करना, बजरंग बाण वगैरह का पाठ करना। अब करना शुरू करा तो इसकी तबीयत ठीक होने लगी, और 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये ठीक तो हो गया, लेकिन इसको तो पता था ना कि क्या हुआ है,
इसके घर वालों के साथ में। तो एक दिन ये अपने ताऊ जी के पास गया और ताऊ जी के पास जाके फूट फूट के रोने लगा। तो उसके ताऊ जी ने पूछा, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है? तो इसने अपने ताऊ जी को पूरी बात बताई। मतलब पूरी बात इसने तब भी नहीं बताई, तब भी इसने आधी बात बताई, क्योंकि थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, इसलिए इसने बताई नहीं। वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। इसने उनको बताया कि ताऊ जी, हुआ ये था कि 1 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ, पुराने घर में जहाँ रहता था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, जैसे कि लड़के घूमते हैं नॉर्मली। तो हम 4-5 लड़के घूम रहे थे, तो हमें एक पेड़ के नीचे एक मटका रखा दिखाई दिया और उस मटके के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था और उसमें कुछ टीके वीके लगे थे, साथ में मिठाइयाँ रखी थी, जैसे कि किसी ने पूजा पाठ करके वहाँ पे वो मटका रखा हो। अब ये लड़का बिल्कुल नहीं मानता था इन सब चीज़ों को, लेकिन इसके दोस्त मानते थे। तो इसके दोस्तों ने इसको बोला होगा, अरे अरे ये रखा हुआ है, हो सकता है किसी का उतारा करके रखा हो, इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, बच के चलो इससे। तो इसने उनका मजाक उड़ाया कि अरे क्या फालतू की चीज़ें, क्यों डरते हो इनसे, क्या है इसमें, मटका है, इसमें कोई भूत वूत नहीं है, इससे क्या डरना। तो उनके दोस्तों ने इससे बोला, अच्छा ऐसी बात है, अगर तू बिल्कुल नहीं डरता ना तो एक काम कर, इसको तोड़ के दिखा मटके को। हाँ, इसको चैलेंज किया। तो उसने क्या किया, उस पर लाते मार मार के उस मटके को तोड़ दिया और लाते मारते हुए ये बोल रहा था कि अच्छा तू भूत है, तेरे में कौन सा भूत है, दिखा मेरे को कौन सा भूत है तेरे अंदर। चैलेंज कर रहा उस भूत को। और इसके बाद ये अपने घर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ में। लेकिन उस रात से ही इसको अपने घर के बाहर एक काली परछाई खड़ी दिखाई देने लगी। वो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वो परछाई इनके घर के अंदर नहीं आती थी, घर के बाहर ही खड़ी होती थी, लेकिन दिखती रोज थी। तो 4-5 दिन इसको वो परछाई दिखाई दी। परछाई तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इसको एक औरत दिखाई देने लग गई। डरावनी औरत नहीं, बहुत ही सुंदर औरत। लेकिन सुंदर होने के बावजूद ये बताते हैं कि वो एक अजीब सा डरावनापन था उसके अंदर। सुंदर तो थी, लेकिन उसको देख के डर वाली फीलिंग आती थी। कभी वो रात में इनको अपने आंगन में चलती हुई दिखाई देती, कभी वो ऊपर इनको छत की बाउंड्री के ऊपर चलती दिखाई देती। बहुत सुंदर औरत। और उसने माथे पे बड़ा सा टीका लगा रखा होता था और उसके एक हाथ में खोपड़ी होती थी, इंसानी खोपड़ी, और उससे वो ऐसे करके पी रही होती थी। इस लड़के को देख के हंसती और ऐसे पीती। लेकिन इसने बताया नहीं है कभी अपने किसी घर वाले को। अब वहाँ तक भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, क्योंकि दिखती थी, किसी को कुछ करती तो थी नहीं। लेकिन फिर इनके घर में होने लगी मौतें। सबसे पहले इनकी मम्मी की डेथ हुई, अचानक से खून की उल्टी आई और उनकी डेथ हो गई। फिर उसके कुछ दिन बाद एक चीज़ और, जब इनकी मम्मी की डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले जो उनको घर के बाहर परछाई खड़ी दिखाई देती थी ना, वो दिखाई देना बंद हो गई थी। वो परछाई कुछ दिन तो दिखी, लेकिन फिर बंद हो गई। नहीं, डेथ से पहले ही बंद हो गई थी वो। लेकिन वो औरत वो इनको दिखाई देने लग गई थी। तो मम्मी की डेथ हुई, फिर कुछ टाइम बाद पापा की भी सेम उसी तरीके से अचानक से खून की उल्टी आई, डेथ हो गई। फिर उनका छोटा भाई भी वही खून की उल्टी आई और डेथ हो गई। तो जब इनके ताऊजी ने इसके मुंह से ये बात सुनी तो वो तो अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि तूने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी और तूने किसी को बताया भी नहीं। अब वहां तक भी सब लोग ये सोच रहे थे, इसके ताऊजी भी यही सोच रहे थे कि इसने मटके को लात मारी, वहां से कोई चीज़ इनके पीछे लग गई और उसने इन चीज़ों को मार दिया। तब भी इनको पता नहीं था कि सारी चीज़ें असल में हुआ क्या था यहाँ पे। और ये लड़का बता नहीं सकता था, क्योंकि इसने कुछ काम ऐसे करे थे, वो अभी आगे खुलेंगे इसने क्या क्या करा था। तो फिर कुछ दिन बाद ना, अब ताऊ जी के घर में भी इसको वो औरत दिखाई देने लग गई। कुछ दिन तो नहीं दिखी, लेकिन फिर बाद में इसको वहाँ भी औरत दिखाई देने लग गई वो। और कई बार तो ये बताते हैं कि वो रात में आँख खुलती तो उसकी छाती के ऊपर कूद रही होती थी वो औरत। छाती के ऊपर कूदती, लेकिन उसको कोई फिजिकली नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि मारने के लिए नहीं आती। मारने के लिए आती तो कूदने की जरूरत नहीं थी उसको, वो सिर्फ इसको डराने के लिए मेरे ख्याल से आती होगी इसके पास में, या शायद इसके साथ खेलने के लिए, जैसे एक शेर अपने शिकार के साथ खेलता है ना, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक वही वाले फ़कीर बाबा जो कुछ दिन पहले इसके पास आए थे, जिन्होंने वो किताब दी थी, वही इनके घर पे आए। तो इसने उन बाबा को देखा तो देखते ही पहचान लिया कि अरे आप तो वही बाबा जिन्होंने वो किताब दी थी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो इन्होंने इनकी जो वो थी ताई, उनसे बोला कि भाई आपका जो घर है वो अशुद्ध है, ये घर स्वच्छ नहीं है, आप एक काम करवाओ, इसमें हवन करवाओ और आप एक बाबा से जाकर मिलो। उन्होंने एक आश्रम का पता दिया है इनको। तो ये लोग गए उस आश्रम में। तो उस आश्रम में एक कमरे के अंदर इन्होंने
कमरे के अंदर घुसे तो धूल में लिपटा हुआ एक अघोरी बाबा बैठा हुआ था उस कमरे के अंदर, आंखें बंद करके अपना ध्यान में। और आंखें बंद करते करे करे ही उसने जैसे ही घुसे तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, अगर समय से आए होते तो हो सकता है वो लोग जिंदा बच जाते। जबकि बाबा ने देखा भी नहीं अपनी आंखें खोल के। तो जब इन्होंने उस बाबा के मुंह से ये बात सुनी तो उनको सारी बात बता दी कि भी कैसे हमारे लड़के ने मटका तोड़ा था और उसके बाद से शायद वो मटके का भूत हमारे घर में आ गया और उसने जो है इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो बाबा इनसे बोले कि तुम्हें क्या लगता है उस एक तुच्छ भूत में इतनी ताकत थी कि वो 3-3 इंसानों की जान ले सके? वो कह रहे कि नहीं, ये उस भूत का काम नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात क्या थी। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तू बता, उस शाम को जब तूने लात मारी थी तूने और क्या करा था? तो वो लड़का रोते रोते बोला कि बाबा जी, जब मैंने उसको लात मारी मटके को और कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों को ये लगा कि भाई उनका मजाक बन रहा है, क्योंकि मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक मंत्र पढ़ने को दिया। उसने बोला कि तू एक काम कर, तू ये मंत्र 108 बार पढ़ के दिखा दे। और वो मंत्र था डाकिनी सिद्धि मंत्र। तो इसने 108 बार तो नहीं पढ़ा वो मंत्र, इसने मुश्किल से 20-25 बार पढ़ा होगा। और डाकिनी को सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं है, डाकिनी सिद्धि बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ, इसने 15-20 बार वो मंत्र पढ़ा तो जो डाकिनी थी उसको इसकी गंध मिल गई और उसकी खुशबू का पीछा करते करते वहीं से ही वो इसके घर पे पहुंच गई। फिर बाबा ने बताया कि वो साया जो खड़ा दिखाई देती थी, परछाई घर के बाहर दिखाई देती थी, वो उस मटके वाला भूत था जो मटके से तुम्हारे इसके पीछे लगा था। लेकिन वो डर के मारे अंदर नहीं आ पाता था, तो क्योंकि घर के अंदर डाकिनी बैठी हुई थी। डाकिनी तो उसको खा जाती तुरंत, डाकिनी से तो बहुत कमजोर था वो भूत। बाबा ने भी ये बोला कि बहुत हैरानी की बात है कि वो डाकिनी तेरे पीछे कैसे लग गई। शायद उसकी कुंडली में कुछ ऐसा था कि थोड़े से मंत्र पढ़ने से उस डाकिनी को उसकी खुशबू मिल गई और वो जो है उसके पीछे लग गई। ये बाबा को भी बड़ी हैरानी हुई इस बात पे। फिर बाबा ने बोला कि बात अभी भी अधूरी है, तूने अभी भी पूरी बात नहीं बताई, अब तू अपने घर वालों के सामने पूरी बात बता कि बात क्या हुई। फिर उस लड़के ने जो है सर झुका के शर्मिंदगी से उनको बताया कि जो औरत मेरे को घर में दिखाई देती थी वो बहुत सुंदर औरत थी और वो जो है बीच बीच में मेरे पास आती थी रात में और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी और मुझे इसमें अच्छा लगता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। तब उस बाबा ने बोला उसको कि अरे बेवकूफ़, वो तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, वो तेरे साथ सौदा करती थी तेरे घर वालों की ज़िंदगी का। जब उसने पहली बार तेरे से फिजिकल रिलेशन बनाया तब उसने सबसे पहले बलि ली उस भूत की जो बाहर खड़ा होता था। फिर दूसरी बार जब उसने रिलेशन बनाया तब उसने तेरी माँ की बलि ली, तीसरी बार उसने तेरे बाप की बलि ली और चौथी बार उसने तेरे भाई की बलि ली। वो तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही थी, वो तेरे साथ सौदा कर रही थी उनकी जान लेने का। अब ये सुन के ये फिर बुरी तरह रोने लगे। तो फिर इन्होंने पूछा उस बाबा से कि बाबा अब हम क्या करें, कैसे उससे बचें। तो बाबा ने बोला कि तुम एक काम करो, वो जो सुंदरकांड वगैरह का पाठ कर रहे हो वो सब करते रहो, मैं कोशिश करूँगा उसको रोकने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है उस डाकिनी को रोकना, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर मुझसे गलती हुई तो मेरे जितने भी मैंने सिद्ध करके भूत अपने पास इकट्ठा करे उन सब भूतों को खा जाएगी एक ही बार में। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर तेरे को अपनी जान बचानी है तो तेरे को एक काम करना है अपनी पूरी ज़िंदगी, तेरे को कभी शादी नहीं करनी, पूरी उम्र तेरे को ब्रह्मचारी बन के रहना है, तेरे को कभी किसी औरत के पास नहीं जाना। अगर तूने ज़िंदगी में कभी किसी औरत से रिलेशन बनाए तो वो डाकिनी फिर से आ जाएगी और इस बार तेरे को वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है। तो ये वहाँ से आ गए और फिर जो है इन्होंने शादी नहीं करी। लेकिन फिर ये बता दें कि कुछ टाइम बाद एक इनका कोई मिला, कोई बहुत ही बड़ा तांत्रिक मिला जिसने उस डाकिनी को पकड़ लिया और इनके ताऊ जी के घर में ही एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर उस डाकिनी को स्थापित कर दिया। और जो डाकिनी इनके घर वालों की जान लेती थी आज वही इनकी रक्षा भी करती है, वही डाकिनी। तो कहने का मतलब कि जब तक नहीं मानो तब तक नहीं मानो, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां क्या पता कितना भारी भी पड़ सकती हैं। जी भाई,
भाई मैंने ना काफ़ी ऐसे इंसिडेंट सुने हैं अपने पॉडकास्ट जर्नी में, लेकिन आपकी स्टोरी ना थोड़ी सी अलग है और इनकी जो एंडिंग है ना काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग्स हैं। मतलब कि बाद में कुछ ऐसा सॉल्यूशन हर केस का निकल गया, कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें सॉल्यूशन ना मिला और लगभग के सॉल्यूशन निकल गया और आखिर में वही जो भूत है प्रेत है जो भी है उन्होंने उन फैमिली की मदद ही की किसी ना किसी तरीके से। भाई सच बताऊं काफ़ी मज़ा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट में, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिले, नए नए इंसिडेंट्स जानने को मिले। और ये इंसिडेंट्स ना ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स जो है ना उन कैरेक्टर्स को ना हम अपने आसपास देख सकते हैं, हर किसी मतलब रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही मैं कहूँगा कि रियल इंसिडेंट्स हैं और बहुत ही बेसिक आपने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में, और आई थिंक बेसिक ही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ विकास, देखो जैसा मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें होती हैं और हम तब तक बिलीव नहीं करते जब तक कि हमारे साथ नहीं होता। एक बार हो जाता है तो हर किसी को यकीन आ जाता है फिर इन चीज़ों पे। जी भाई। प्रवीण भाई आपने मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि आप ना आपने जब स्टार्ट किया था अपना जो यूट्यूब कैरियर है, तो यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग में ना आपने ना जो वेस्टर्न जो स्टोरीज़ हैं या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से बाहर की जो स्टोरीज़ है ना उनके ऊपर आप ज़्यादा काम करते थे। तो मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस से कि अगर उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, स्टोरीज़ पसंद आई हैं, इंसिडेंट्स पसंद आए हैं, रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमें ये भी बताएं प्रवीण भाई के साथ में जो हम अगला पॉडकास्ट डेफिनेटली करने वाले हैं उसमें क्या हम इंडिया से बाहर की जो स्टोरीज़ है, जो इंसिडेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड करें। क्या हम जो अदर जो टॉपिक्स होते हैं हॉरर कैटेगरी में जो कि भूतों से शायद रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हॉरर हैं, उन टॉपिक्स को हम अगले आने वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करें। प्रवीण भाई हैं, इनका खुद का एक चैनल है हॉरर स्टोरीज़, वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर जाके भाई को फॉलो करें, वहाँ पे इनकी वीडियोस को देखें। एंड डेफिनेटली भाई प्रवीण भाई मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट करें, हम आते रहें, हमारी ऑडियंस के लिए नई स्टोरीज़ लाते रहें और इनको थ्रिल देते रहें भाई। थैंक यू विकास, थैंक यू अपने शो पर मुझे बुलाने के लिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हों तो आप विकास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे चैनल पर भी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत अच्छी मज़ेदार स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दुनिया भर से। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया कि भूत प्रेतों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक इंडियन ऑडियंस के सामने नहीं आई हैं, जो कि इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो पसंद आया हो तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा थ्रिलिंग आपको लगेंगी, आई एम श्योर। और विकास, अपने शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, जल्द मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू। जी भाई।